नमस्कार। आज हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो कह सकते हैं कि जीव जगत की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को समझने की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। टॉपिक है जीव जगत, विविधता एवं वर्गीकरण। और इन स्लाइड्स का जो मिशन है वो है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रखेंगे बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जिसने पृथ्वी के लाखों जीवों को एक व्यवस्था दी है। सही कहा। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो पहली स्लाइड तो बस हमारे आज के विषय का टाइटल है, जीव जगत, विविधता एवं वर्गीकरण, और सब टाइटल है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी। ये सुनने में तो किसी अकादमिक किताब के चैप्टर जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये असल में एक जासूसी कहानी की तरह है। सोचिए, जब इंसान ने अपने आसपास देखना शुरू किया तो उसे लाखों तरह के पेड़ पौधे और जानवर दिखे। ये सब क्या हैं? कौन किससे जुड़ा है? इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश ही है ये पूरा विज्ञान। अच्छा? और कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी का मतलब है कि हम हर सुराग को, हर एक कॉन्सेप्ट को साफ साफ समझेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। ये दिलचस्प है। लेकिन अगली स्लाइड तो सीधे मुद्दे पर आ जाती है, विषय का महत्व। इसमें दो बातें लिखी हैं, एक तो यूपीएससी पीसीएस प्रासंगिकता और दूसरी वैज्ञानिक उपयोगिता। तो क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है? एग्जाम एक हिस्सा है, हाँ, लेकिन वो एक छोटी तस्वीर है। ये सही है कि प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं में सीधे सवाल आते हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रिस किसका नाम है? हाँ, आते हैं। या फिर शेर और बाघ को किस वंश यानी जीनस में रखा गया है? ये आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। लेकिन इसका जो असली मजा है वो इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता को समझने में है। वो कैसे? आप सोचिए, अगर भारत में कोई वैज्ञानिक बाघ पर रिसर्च कर रहा है और उसे अमेरिका के किसी वैज्ञानिक से बात करनी है जो टाइगर पर काम कर रहा है, अगर दोनों के पास एक कॉमन नाम ना हो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक नाम जैसे पैंथेरा टिग्रिस एक ग्लोबल भाषा की तरह है। ये नाम पूरी दुनिया में एक ही जीव के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे कोई भ्रम नहीं रहता। ये साइंस की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल पासपोर्ट है हर जीव के लिए। अब अगली स्लाइड में कुछ शब्द हैं, जैव विविधता, नाम पद्धति, द्विपद नाम, वर्गीकी, पदानुक्रम और जातिवृत्त। ये शायद हमारा रोड मैप है ना? एकदम सही। ये वो 6 पिलर्स हैं जिन पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी होगी। हम पहले देखेंगे कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का स्केल कितना बड़ा है। फिर समझेंगे कि इन लाखों जीवों को नाम देने का वैज्ञानिक तरीका यानी नॉमेनक्लेचर क्या है। फिर उस तरीके के नियम यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जानेंगे। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स के फर्क को समझेंगे और फिर उस हिरार्की या पदानुक्रम को देखेंगे जिसमें जीवों को सजाया गया है। ठीक है, तो मंच तैयार हो गया है। हमने समझ लिया है कि हम क्या और क्यों करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। अगली स्लाइड पर एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, जैव विविधता का विस्तार 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। हाँ, और ये संख्या दिमाग घुमा देती है। ये वो प्रजातियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक खोज कर पहचान कर उनका नाम रख चुके हैं। 17 लाख। 17 लाख। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम गहरे समंदर या अमेज़न के अनदेखे जंगलों को खंगाल रहे हैं, ये लिस्ट हर साल लंबी होती जा रही है। हम सचमुच अपनी धरती पर जीवन की विविधता की सतह को ही बस खरोच रहे हैं अभी। 17 लाख प्रजातियां, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और यहीं से शायद मेरी अगली उलझन शुरू होती है, जो अगली स्लाइड का टॉपिक भी है, स्थानीय नामों की समस्या। अगर एक ही कुत्ते को कहीं डॉग कहते हैं, कहीं कुत्ता, कहीं पैरो, तो फिर 1.8 मिलियन प्रजातियों के साथ तो कितनी बड़ी कंफ्यूजन होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। स्थानीय नाम बहुत अच्छे होते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, पर विज्ञान में इनसे अराजकता फैल सकती है। स्लाइड पर जो कुत्ते का उदाहरण है वो एकदम सटीक है। अगर वैज्ञानिकों के पास कैनिस लूपस फैमिलियारिस जैसा एक मानक, एक स्टैंडर्ड नाम ना हो तो रिसर्च और बातचीत वो असंभव हो जाएगी। तो इस मानकीकरण को, इस स्टैंडर्डाइजेशन को लागू कौन करता है? क्या कोई ग्लोबल साइंस पुलिस है जो इन नामों को मंजूरी देती है? अगली स्लाइड में 2 लोगो हैं, ICBN और ICZN। साइंस पुलिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नियम बनाने वाली संस्थाएं जरूर हैं। नाम रखने की इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं और जीव की पहचान करने को आइडेंटिफिकेशन। ओके। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए 2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कोड हैं।
एक है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो पेड़ पौधों के नामकरण के नियम तय करता है, और दूसरा है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो जंतुओं यानी एनिमल्स के लिए नियम बनाता है। तो ये पक्का करते हैं कि सब एक ही सिस्टम फॉलो करें? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक अपनी मर्जी से किसी भी जीव का कुछ भी नाम न रख दे। एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अब तक हमने ये समझा कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता बहुत विशाल है, और इस विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने स्थानीय नामों की कंफ्यूजन को दूर कर एक ग्लोबल सिस्टम बनाया है, जिसे ICBN और ICZN जैसी संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर मुझे कोई नई प्रजाति मिलती है, तो क्या मैं उसका कोई भी लैटिन सा नाम रख सकती हूँ, या इसके भी कुछ नियम हैं? अगली स्लाइड का शीर्षक है नामकरण के सार्वभौमिक नियम, और इसमें आम का उदाहरण है मैंजीफेरा इंडिका। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके 4 सुनहरे नियम हैं, जिन्हें कैरोलिस लॉनियस ने लोकप्रिय बनाया था, और ये नियम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, क्या है वो नियम? पहला, भाषा। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन में होते हैं और प्रिंटिंग में तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ओके। दूसरा, नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला शब्द वंश मतलब जीनस बताता है, और दूसरा जाति यानी स्पीशीज, जैसे मैंजीफेरा वंश है और इंडिका जाति। ठीक है, जीनस और स्पीशीज। तीसरा, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, जीनस का पहला शब्द हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का पहला शब्द हमेशा स्मॉल होगा। देखिए, मैंजीफेरा का M कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है। ये नियम तो काफी सीधे और सरल हैं, लेकिन मैंने कभी-कभी नाम के आगे भी कुछ लिखा देखा है, जैसे अगली स्लाइड में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका और फिर ब्रैकेट में लिन। ये लिन क्या है? ये उस वैज्ञानिक को सम्मान देने का तरीका है जिसने सबसे पहले उस प्रजाति का वर्णन किया था। इसे ऑथर साइटेशन कहते हैं। ऑथर साइटेशन। हाँ, यहाँ लिन का मतलब है लिनियस। ये बताता है कि आम की इस प्रजाति का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्णन लिनियस ने किया था। ये एक तरह से उस नाम के स्रोत का रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम सिर्फ नाम रखने और उसे ऑर्गेनाइज करने का है। करेक्ट। पर अगली स्लाइड 2 शब्दों की बात करती है, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये सुनने में तो मतलब काफी एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, टैक्सोनॉमी एक लाइब्रेरियन की तरह है। लाइब्रेरियन? अच्छा, हाँ। जो किताबों को उनके कवर, साइज और विषय के हिसाब से शेल्फ पर लगाता है। मतलब जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करना। फोकस इस पर है कि क्या और कैसा है। ओके। लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है वो एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ किताबों को शेल्फ पर नहीं लगाता, बल्कि ये भी देखता है कि कौन सी किताब किस लेखक से प्रभावित है, उनका ऐतिहासिक क्रम क्या है। मतलब उनका विकासवादी संबंध, उनकी हिस्ट्री। एग्जैक्टली। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो शामिल है ही, साथ में जीवों के बीच विकासवादी संबंधों यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का अध्ययन भी होता है। कौन सा जीव किसका पूर्वज है, कौन किससे कितना करीबी है, ये सिर्फ एक कैटलॉग नहीं, बल्कि जीवन का पूरा फैमिली ट्री बनाने की कोशिश है। वाह, मतलब टैक्सोनॉमी एक फोटो एल्बम है और सिस्टमैटिक्स एक पूरा फैमिली ट्री है, जिसमें DNA रिपोर्ट भी लगी है कि कौन किससे जुड़ा है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, एक और रिकैप। अब तक हमने वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम सीखे, लेखक का नाम क्यों जुड़ता है ये समझा, और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच का बड़ा फर्क भी जान लिया। अब उस फैमिली ट्री के स्ट्रक्चर पर आते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें एक पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे स्पीशीज है और सबसे ऊपर किंगडम। ये देखने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। इसे किसी के पते की तरह सोचिए। जैसे आपका पता होता है मकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, राज्य और फिर देश। हर लेवल आपको एक ज्यादा बड़ी कैटेगरी में डालता है। अच्छा, एक पते की तरह। हाँ, ये पिरामिड भी ठीक वैसा ही है। ये वर्गीकरण के 7 मुख्य लेवल हैं। सबसे नीचे और सबसे खास है जाति, स्पीशीज, फिर वंश, जेनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम और सबसे ऊपर जगत, किंगडम। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? टम की तरफ जीवों के बीच समानताएं कम होती जाती है। अच्छा,
एक स्पीशीज के दो जीवों में बहुत ज्यादा समानता होगी, लेकिन एक किंगडम के दो जीवों जैसे एक हाथी और एक मकड़ी में बहुत कम समानता होगी। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। हम इंसानों के पते से शुरू करते हैं। पिरामिड का सबसे निचला लेवल है जाति, स्पीशीज। तो हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है सेपियंस। जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे मौलिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। इसमें वो जीव आते हैं जो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। तो जैसे आम की जाति इंडिका है, शेर की लियो है, वैसे ही इंसानों की सेपियंस है। ठीक है, तो हम सेपियंस है। अब एक लेवल ऊपर है वंश, जीनस। हमारा वंश क्या है? हमारा वंश है होमो। वंश यानी जीनस में मिलती जुलती जातियों को रखा जाता है। तो होमो वंश में हमारे अलावा निएंडरथल जैसी और भी मानव प्रजातियां थीं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। ओह, ओके। ठीक वैसे ही जैसे पैंथेरा वंश में शेर, लियो, बाघ, टाइग्रस और तेंदुआ, परडस तीनों आते हैं। तो हम हुए होमो सेपियंस। अब और जूम आउट करते हैं। कुल, फैमिली। हमारी फैमिली कौन सी है? हमारी फैमिली है होमिनिडे। कुल में मिलते जुलते वंशों को रखा जाता है। तो होमिनिडे फैमिली में हमारे होमो वंश के अलावा गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटान के वंश भी आते हैं। अच्छा। वहीं बिल्ली की फैमिली फीलेडे है, जिसमें घरेलू बिल्ली और शेर दोनों आते हैं। स्लाइड में एक मजेदार चेतावनी भी है कि कुत्ता यानी डॉग कैनिडिये फैमिली का है, फीलेडे का नहीं। ठीक है, तो हमने हायरार्की के निचले 3 लेवल समझ लिए। जाति सबसे छोटी इकाई, मिलती जुलती जातियों का समूह वंश, और मिलते जुलते वंशों का समूह कुल कहलाता है। बिल्कुल। अब अगला लेवल है गण, ऑर्डर। हमारा गण क्या है? हमारा गण है प्राइमेटा। गण में मिलती जुलती फैमिलीज को रखा जाता है। तो प्राइमेटा गण में हमारी होमिनिडे फैमिली के साथ साथ बंदरों की फैमिली भी आती है। इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे हाथों से चीजें पकड़ने की क्षमता। एक और उदाहरण है कार्निवोरा गण, जिसमें बिल्ली वाली फेलिडे फैमिली और कुत्ते वाली कैनिडे फैमिली दोनों आती हैं, क्योंकि ये सब मांसाहारी हैं। और गण से ऊपर है वर्ग, क्लास। बिल्कुल, हमारा वर्ग है मेमेलिया यानी स्तनधारी। अब देखिए इस कैटेगरी में कितने अलग अलग तरह के जीव आ गए। प्राइमेटा गण जिसमें हम और बंदर हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें शेर और कुत्ते हैं, ये दोनों ही मेमेलिया वर्ग में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके शरीर पर बाल होते हैं और हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पिरामिड में काफी ऊपर आ गए हैं। अगला है संघ, फाइलम। हमारा संघ है कॉर्डाटा। संघ में एक जैसे वर्गों को रखा जाता है। कॉर्डाटा संघ की सबसे बड़ी पहचान है रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड का होना। तो इस एक संघ में मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी और हम स्तनधारी सभी आ जाते हैं। सभी? हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जानवरों के लिए संघ, फाइलम शब्द इस्तेमाल होता है और पौधों के लिए भाग, डिवीजन। और अब सबसे ऊपर हमारा जगत, किंगडम। हमारा जगत है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। ये सबसे बड़ी और सबसे विविध कैटेगरी है। इसमें एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल वेल तक सब शामिल हैं। दूसरा मुख्य जगत है प्लांटे यानी पादप जगत। अब आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम तक आए, समानताएं कितनी कम हो गईं। एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत समानता है, पर एक इंसान और एक केंचुए में बहुत कम, भले ही दोनों एनिमेलिया जगत में हैं। वाह, ये तो सच में किसी पते की तरह ही है। होमो सेपियंस, होमिनिडे फैमिली, प्राइमेटा गण, मेमेलिया वर्ग, कॉर्डाटा संघ और एनिमेलिया जगत। अब ये पूरा सिस्टम बहुत साफ लग रहा है। हाँ, अब ये लॉजिकल लगता है। अगली कुछ स्लाइड्स में यही सब कुछ केस स्टडीज के रूप में दिया गया है। पहली तो मानव की है, जिसे हम अभी अभी समझ चुके हैं। हाँ, होमो सैपियंस से लेकर फाइलम कॉर्डाटा तक ये केस स्टडी पूरे पदानुक्रम को एक साथ देखने में मदद करती है। दूसरी केस स्टडी है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई की। इसका पता क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका। वंश म्यूस्का, फैमिली म्यूसिडे, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा और संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। हाँ, अब देखिए हमारा संघ कॉर्डाटा था और इसका आर्थ्रोपोडा है। यहीं से हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। यह दिखाता है कि यह सिस्टम कितनी सटीकता से हर जीव को उसकी सही जगह पर रखता है। और आखिरी केस स्टडी एक पौधे की है, आम, मैंगो। इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। वंश मैंजीफेरा, फैमिली अनाकार्डियेसी, गण सैपिंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडोने। और यहाँ संघ नहीं होगा। सही पकड़ा। यहाँ संघ की जगह हम कहेंगे भाग।
यानी डिवीजन जो है, एंजियोस्पर्म है, मतलब पुष्पी पादप। इन तीनों उदाहरणों से एक स्तनधारी, एक कीट और एक पौधा, ये पूरा सिस्टम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये थी हमारी जीव जगत विविधता एवं वर्गीकरण पर एक गहरी पड़ताल। हमने 17 लाख प्रजातियों की विशाल संख्या से शुरू किया, नामों की उलझन को सुलझाया और फिर उस खूबसूरत पदानुक्रम को समझा जो जीवन की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करता है। एक छोटे से पते, जाति से लेकर एक महाद्वीप, जगत तक। बिल्कुल। हमने देखा कि ये सिर्फ रटने वाले नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल सिस्टम है जो हर जीव को पूरी कायनात में उसका एक अनूठा स्थान देता है। पर अब अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। बताइए। ये पूरा सिस्टम हमारे आज के ज्ञान पर आधारित है। कल जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई नया जीव बना देंगे या मंगल पर किसी अलग तरह का जीवन खोज लेंगे, तो क्या हमारा ये पता लिखने का तरीका, ये वर्गीकरण काम करेगा या हमें इसे भी बदलना पड़ेगा? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद जीवन को समझने की हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होती।